हेलो ऑल ऑफ़ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने पार्ट 18 आपका सॉल्व किया था और पार्ट 18 में हमने क्या देखा था। पार्ट 18 में हमने फ्लस्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस किया था। वो न्यूमेरिकल क्या थे कि अगर आपका ई से रिलेटेड ई और ए जिस समय वैल्यू गिवन हो उस कंडीशन में फ्लस्क आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे। और या आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जब हमारे पास सिर्फ अपसाइलन नॉट ई, यानी कहने का मतलब है कि जिस समय फ्लस्क गिवन हो उस समय चार्ज को आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, या चार्ज गिवन हो और फ्लक्स को किस तरीके से फाइंड आउट करोगे। तो दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस हमने फ्लक्स के रिलेटेड देख लिए थे यहाँ पर, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके जो एप्लीकेशंस होती हैं गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। तो हम यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस पे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक रहेगी हमारे लिए किसके लिए, स्ट्रेट या इनफिनिट लाइंस वायर चार्ज के लिए रहेगी या आवेशित तार के लिए रहेगी हमारे। सेकंड आपके पास रहेगा एक सीट किस तरीके से फॉर्म की जाती है, सीट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और थर्ड रहेगा हमारे पास कि स्पेयर के लिए आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, देन गॉस थ्योरम इज़ वेरी यूजफुल इन कंप्यूटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज और सिमेट्रिकल कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। मतलब किस तरीके से हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है और किस तरीके से हम किसी भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कंप्यूट कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे पास यहाँ पर क्या मिल जाती है, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे किसके लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज, यानी कि अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न ई की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो, यहाँ पर मैंने इसका एक डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो यहाँ पर लैंग्वेज भी आपको लिखनी है, डायग्राम भी बनाना है। तो सपोज़ हम कहेंगे कि हमारे पास एक स्ट्रेट वायर, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, स्टार्टिंग में हमें फिगर गिवन नहीं होता है। स्टार्टिंग में ये फिगर सिर्फ और सिर्फ कितना होता है, ये है हमारे पास। सपोज़ हमारे पास एक क्या है, स्ट्रेट वायर है जिस पे हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अनंत लंबाई के एक तार है जिसमें हमने आवेश को वितरित किया है। अब देखो, इसके अकॉर्डिंग हम गॉस थ्योरम को तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, या इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके लिए हमें क्या है, ई और डी का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, इसके मतलब कंसीडर कर लेते हैं इसके चारों ओर एक सिलेंड्रिकल गाउस, ठीक है। क्योंकि बेसिकली सिलेंड्रिकल गाउस क्या होता है ना, सिलेंड्रिकल गाउस के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होता है उसके 3 पृष्ठ होते हैं, ठीक है। 2 फ्लैट होते हैं और एक परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 2 सपाट पृष्ठ, एक ये है एक ये है, ठीक है। एक वक्र पृष्ठ होता है जो सीट के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो इस कंडीशन में ये गाउस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इसके मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ये सीट है या ये फ्लैट है, ये एरिया है, तो इसका जो एरियल वेक्टर होगा वो इससे बाहर की ओर होगा, दैन डी ए, ठीक है। और यही हमारा सरफेस है, तो सरफेस से बाहर की ओर हमें पता है कि ई की डायरेक्शन भी होती है। ऐसे ही अगर हम इस पार्ट के लिए करेंगे तो ये पार्ट भी हमारा सेम वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ई डी ए। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, देखिए सरफेस ये है इसका, तो सरफेस से बाहर की डायरेक्शन देखें या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो उस कंडीशन पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। मतलब कुछ इस टाइप से हमारा एक गाउसन सरफेस होता है, गाउसन पृष्ठ होता है, उसको लेकर हम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक जब हमने एक स्ट्रेट वायर ली और स्ट्रेट वायर में हमने देखा कि हम इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में हमने इसके चारों ओर क्या कर दिया है, एक गाउसन यानी सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस को एज्यूम कर लिया, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, अगर मैं इसके सरफेस देखूं,
तो इसमें भी सेम वही रहेगा, ये दो फ्लैट है और फ्लैट मतलब सपाट पृष्ठ हो गए, और एक ये जो है हमारे पास ये क्या हो जाएगा हमारे पास वक्र पृष्ठ यानी कि परपेंडिकुलर सरफेस। तो जैसे ही हमारे पास परपेंडिकुलर सरफेस आएगा, परपेंडिकुलर सरफेस, तो हम यहाँ पर देखेंगे, अगर मैं इस वाले पार्ट पे देखूँ, इसकी इस फ्लैट पार्ट को देखूँ, तो मैं फिगर यहाँ पर समझा दे रही हूँ आपका। तो इस फ्लैट पार्ट पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर सरफेस और इसकी जो डायरेक्शंस होगी, ठीक है, ये देखिए सरफेस और इसकी डायरेक्शन, जैसे ई हमारा सरफेस से, क्योंकि देखो ये हमारी वायर है, याद रखना, तो ई की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होती है, सरफेस से बाहर की ओर होती है, तो ई की डायरेक्शन तो इस वायर से बाहर की ओर हो गई, ठीक है। तो जितने इसके तीनों पार्ट्स में जो ई की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, राइट साइड पे, बट जो हमारे पास एरियल वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके सरफेस या उसके पृष्ठ से वो क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो यहाँ से डी ए की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक हो गया। अगर मैं इस पार्ट के लिए देखूँ तो अगेन ई की डायरेक्शन यही रहेगी, और लेकिन देखो सरफेस ऐसे बनाया ना आपने, तो इससे बाहर की ओर, तो यानी कि ये डायरेक्शन होंगे हमारी डी ए की, ठीक है। इसके बाद हम इसका जब क्या बनाएंगे, वक्र पृष्ठ बनाएंगे, तो वक्र पृष्ठ या हम परपेंडिकुलर जो आपका पार्ट रहेगा, तो इस परपेंडिकुलर पार्ट के लिए हमारे पास, क्योंकि ई की डायरेक्शन तो पहले से ही यही थी और आपने ये आपका सरफेस बनाया और सरफेस से बाहर की ओर डी ए की, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके जो थ्री आपके सरफेस है, तो यहाँ पर जो दो फ्लैट सरफेस हैं, सपाट पृष्ठ हैं, उसके लिए ई और डी ए इनके बीच का जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। अगर मैं इस वाले में देखूं तो इसमें भी जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो ज़ीरो बन रहा है, ठीक है। यहाँ थीटा बन रहा है 90 डिग्री और यहाँ भी हमारे पास थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास हम अब इसको फाइंड आउट करेंगे। तो अब क्या करते हैं, एप्लीकेशंस में याद रखना हमेशा कि एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हमारे सरफेस होते हैं पहले तो हम खुद निकालेंगे, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग इसका कुछ ना कुछ फ्लक्स का आएगा, इस फिगर का, या हम कह सकते हैं वायर का, तार का। लेकिन इसके बाद क्या होगा कि हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, लेकिन गॉस थ्योरम ने तो हमें कुछ और बताया है कि जो भी फ्लक्स होगा वो ऑलवेज कितना टाइम्स होगा, एनक्लोज चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है, मतलब घिरे हुए आग इसका 1/ε0 गुना होता है। तो उसके फॉर्म में भी अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग आएगा, गॉस के अकॉर्डिंग। फिर दोनों को जब हम इक्वल रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हम करेंगे इस क्वेश्चन में, लेकिन पहले हम थ्योरी देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि एग्जाम में आपको थ्योरी भी लिखनी होती है। तो यहाँ पर हमने कहा लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ हैविंग अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, क्योंकि हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है एक पर लेंथ में, एरिया में और वॉल्यूम में। तो आपको पता है कि एल लेंथ की आप वायर ले रहे हो तो लेंथ में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पे जो चार्ज के वितरण की दर होती है वो क्या होती है, हमारी रेखीय आवेश घनत्व, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। फिर लेट पी बी ऑफ पॉइंट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर एट विच इज द इलेक्ट्रिक डेंसिटी ई इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी को फाइंड करना है या इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। तो मैंने इसको बेसिकली आपको इस फिगर को कम्प्लीटली ओपन करके यहाँ पर सॉल्व आउट करके आपको दिखा दिया है। तो हम तीनों पार्ट्स में क्या करेंगे, पहले फ्लक्स फाइंड करेंगे और लास्ट में टोटल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, तो देखो इसको करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ये भी 90 हो रहा था हमारे पास और ये भी 90 है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और आपको पता है 90 डिग्री पे cos 90 क्या हो जाता है, क्योंकि हमें फ्लक्स फाइंड करना है तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, ई डी ए कॉस थीटा। तो ई डी ए कॉस थीटा हमने फ्लक्स की वैल्यू पढ़ी है, तो इसका मतलब जब हम cos यहाँ पर 90 पुट करेंगे तो 90 रखने पर यहाँ पर cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस पार्ट पे मुझे टोटल जो फ्लक्स मिलेगा वो तो 0 मिलेगा, इस पार्ट पे भी मुझे टोटल जो फ्लक्स मिलेगा
मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हम सिर्फ इस पार्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्टली कर सकती हूँ क्योंकि वैसे आपका काफ़ी लेंदी हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखना ये राइट किया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। माना हमारे पास अनंत लंबाई की एक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व सिग्मा है, पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, यानी कि ये पॉइंट की बात कर रहा है, ये पॉइंट पी है, ठीक है, जो यहाँ से आपकी इस वायर से आर डिस्टेंस पे है। तो इसके लिए हमने ई को फाइंड करना है, ठीक है। तो अब हम यहीं पे इसी पॉइंट पे निकालते हैं क्योंकि 2 पॉइंट पे तो हमारे पास क्या है, 0 हो ही जा रही है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हैंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप किससे दिखाते हैं, फाई ई से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस of the Gaussian सरफेस इज। तो गाउसन सरफेस के पृष्ठ पर जो ई की वैल्यू होगी, हमने पढ़ा है ई डॉट डी ए होता है, फ्लक्स जो होता है, ठीक है। फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, ई डॉट डी ए। और हमें पता है डॉट, जब हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, डॉट को रिप्लेस करके हम क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। और पी पॉइंट पे, ठीक है, पी पॉइंट पे जो थीटा की वैल्यू है 0 है, ठीक है। इस वाले पार्ट के लिए मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी 0 हो गया है। इस पार्ट के लिए मैं यहाँ पर आपको शो नहीं कर रही हूँ, ये भी 0 हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ इस पार्ट के लिए होगा। तो यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 की जगह, यहाँ थीटा की जगह 0, और वी नो दैट कि जो कॉस 0 की वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ई डी ए, क्लियर है। तो यहाँ से जब हमारे पास क्या आ गया, ई डी ए आ गया, तो जब हम टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो ये हम अगर हम इस स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए कह देते हैं कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्ट का फ्लक्स है डी फाई ई, तो ये स्मॉलेस्ट पार्ट का फ्लक्स है। तो कंप्लीट सरफेस के लिए ना, तो फॉर कंप्लीट सरफेस या पूरे परिपथ के लिए, ठीक है। हिंदी वाले सुनते रहेंगे जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ आपका। तो पूरे सरफेस के लिए जो फ्लक्स हमारे पास आएगा, तो फ्लक्स हमें पता है यहाँ से डी रिमूव हो जाता है, ई तो हमारी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म क्या है कि हर एक पॉइंट पे ई इंटेंसिटी जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो हमारा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी कि जो होता है ई क्या होता है, ई इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। ई की वैल्यू हमारे जो होती है वो हर जगह पे क्या होती है, सेम होती है। तो इसके उससे हम सिर्फ किसका एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपका मतलब इस छोटे से पार्ट का, अब इस छोटे से पार्ट का हमने एरिया निकाल दिया, लेकिन हमें तो पूरी सीट के लिए चाहिए। तो पूरी सीट के लिए निकालने के लिए आपको पता है ये क्या है, एक सिलेंडर है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, डी ए होता है एरियल वेक्टर या एरिया। तो सिलेंडर का एरिया अगर हम देखें तो सिलेंडर का एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ पर आप लेंथ ले रहे हो तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आर एल, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तो हमारे अकॉर्डिंग आया है, मतलब हमने फाइंड किया कि अगर कोई ऐसा स्ट्रेट वायर होगा तो उस कंडीशन पे हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू गॉसियन थ्योरम या गॉसियन स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू गॉसियन स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गॉसियन स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर कोई भी आपका सरफेस से आप फ्लक्स को फाइंड कर रहे हैं, वो ऑलवेज एनक्लोज्ड चार्ज का, घिरे हुए आवेश का 1/ε नॉट टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ पर Q की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो आपको शायद ध्यान होगा मैंने एक लेक्चर में क्या करवाया था, एक लेक्चर में आपको करवाया था कि जो आपके चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आप 3 टाइप से कर सकते हो। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ाया था, रेखीय आवेश घनत्व, एक पृष्ठीय आवेश घनत्व पढ़ाया था यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक वॉल्यूम के लिए कराया था, आयतन के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर
जो आप ले रहे हो वो एक वायर ले रहे हो, एक एल लेंथ की एक वायर कंसिडर कर रहे हो, तो मतलब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेंथ पर होगा, और पर लेंथ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो ये हमने पढ़ा था कि पर लेंथ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि प्रति एकांक लंबाई पर आवेश के वितरण की दर को आवेश का हम रेखीय घनत्व कहते हैं, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से Q की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, लैम्डा L। तो यहाँ पर अगर मैं पुट कर दूँ तो फ्लक्स जो आएगा Q की जगह आ जाएगा लैम्डा L ओवर अपसाइलन नॉट। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग आ गया हमारे पास, गॉस के अकॉर्डिंग आ गया। क्लियर है, तो ये तो हमने फाइंड किया कि हमारे अकॉर्डिंग ये सरफेस में इतना फ्लक्स पास होगा, लेकिन गॉस के अकॉर्डिंग कहता है कि इतना फ्लक्स पास होगा। इसका मतलब ये दोनों फ्लक्स आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से हम दोनों फ्लक्स को आपस में क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग आया है E इंटू 2πRL और अकॉर्डिंग टू गॉस अपसाइलन नॉट इंटू लैम्डा L। तो इससे E की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखेंगे L से L कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 अपसाइलन नॉट R। ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास एक एक्सपेंशन तो क्या आ रहा है, E अपॉन में लैम्डा 2 अपसाइलन नॉट R। ठीक है, ये आप इसको भी राइट मान सकते हैं, ये भी आपका राइट है, लेकिन हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन अपसाइलन नॉट की वैल्यू हमारे पास होती है। तो न्यूमेरिकल्स को जो बेस्ट वे रहता है सॉल्व करने का, हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ से आपको क्या होगा कि ईजिली न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी, क्योंकि 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है। तो ये तो हो गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हो गई हमारी उस पॉइंट की से डिस्टेंस, और 1 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 9 × 10⁹ तो हम किसी भी पॉइंट पे ई को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं वेक्टर रोटेशन की बात करूं, ठीक है, ये आपका तो ऐसे हो गया। अगर इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इसी को सदिश रूप में देखूं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि हमने पढ़ा सिंपल होता है और उसका क्या आ जाता है, वेक्टर फॉर्म आ जाती है। तो वेक्टर फॉर्म में सिर्फ एक स्टेप को आपने बढ़ाना होता है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म देखूं तो सिर्फ इसका क्या आ जाएगा, एक एरियल यानी कि एक यूनिट वेक्टर इसके साथ काम करने लग जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट R। ये तो था, इसके साथ साथ एक यूनिट वेक्टर भी हमारा क्या करने स्टार्ट हो जाएगा काम, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में मेन जो होता है वो यूनिट वेक्टर का काम होता है। तो ये फाइनली हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आंसर है 2 लैम्डा ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट R और R कैप। और ये हमारे पास जो है ये किसके लिए है, विदाउट वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली प्रूफिंग समझ में आई होगी। मैंने एक एक स्टेप को बहुत ईजिली वे में आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको आप एक से दो बार अपना प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो गॉस थ्योरम है यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। यानी कि ये एप्लीकेशंस क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों एप्लीकेशंस में से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन या तो आपको प्रूफ करने के लिए आएगी, या आपके पास क्या आएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ रहे होंगे लेक्चर्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अनंत लंबाई की आवेशित चालक के लिए या इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली प्रूफिंग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे और स्टूडेंट्स को भी क्या मिल सके, हेल्प मिल सके। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।